नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं लेकर हाजिर हूँ नेक्स्ट टॉपिक जिसमें प्रारंभिक किशोरावस्था है, अर्ली एडोलेसेंस 9 ईयर टू 18 ईयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। इसमें जो डेवलपमेंट है इस पे फोकस करता है PSEC पे। P फॉर फिजिकल, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशनल और C फॉर कॉग्निटिव, जो कि मैंने इससे पहले डिस्कस किया था। तो इसमें हम देखेंगे प्रारंभिक किशोरावस्था जो है 9 से 18 वर्ष का, उसमें किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इमर्जिंग कैपेबिलिटीज़ का, यानी कि उभरती क्षमताएं। ठीक है, तो जो उभरती क्षमताएं हैं जिसमें फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बच्चे का जो मतलब एडल्ट होते हैं, एडल्टहुड का है ये टॉपिक। तो इसमें जो एडल्ट होते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, इसमें यौन परिपक्वता बढ़ती है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में हम देखें तो दूसरों की मदद करते हैं, स्कूल के कौशल, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है, दोस्त अच्छे बन जाते हैं। ये जो एज है इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर अपने दोस्तों पर निर्भर होते हैं। मतलब निर्भर इन द सेंस हम बोले कि उनकी बात ज़्यादा मानते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दोस्त जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उनके साथ ज़्यादा रहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट देखें तो भावनाओं का नियंत्रण, इसमें इमोशन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। जैसे हम चाइल्डहुड की बात करें तो अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। लेकिन जो एडल्टहुड है, सॉरी एडोलेसेंस है, सॉरी मैं कब से एडल्टहुड बोल रही हूँ, वो थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो इधर से आवाज़ आ रही है इस वजह से। लेकिन चलिए फिर उसके लिए सॉरी। तो एडोलेसेंस जो है, किशोरावस्था जो है, इसमें क्या होता है, इसमें भावनाओं का कंट्रोल हो जाता है, यानी कि इमोशनल कंट्रोल हो जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि बचपन में क्या करता है बच्चा, अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो फिर रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो स्टेज है इसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, अपने दुख, अपनी खुशी, मतलब कंट्रोल आ जाता है हर इमोशन पे, इसमें बच्चे का कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट इसमें कौशल जो हैं, टाइप्स ऑफ स्किल्स जो हैं एडोलेसेंस की वो देखें तो इसमें सेल्फ हेल्प स्किल्स आ जाती है। सेल्फ हेल्प स्किल्स का मतलब कि जो डेली रूटीन वर्क होते हैं वो खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि खाना, बहुत वो लोग अगर बाहर रहते हैं तो वो खाना बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं, अकेले खाना भी, ड्रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ड्रेसिंग अच्छे से कर लेते हैं, बाथिंग अच्छे से कर लेते हैं। उसके अलावा डेली लिविंग की जितनी भी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। इवन कपड़े धुलना, कपड़े मतलब सुखाना, उसके अलावा दैनिक दिनचर्या की चीज़ें वो खुद पे डिपेंड हो जाते हैं, मतलब खुद से अपनी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की मदद नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक सहायता की, तो जो सामाजिक सहायता, सोशल हेल्प, इसमें दूसरों की मदद करने की एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बच्चों में, सॉरी एडोलेसेंस में हो जाती है। ठीक है, वो जैसे अभी किसी को चोट लग गई, कोई कहीं गिर गया तो वो जाके उनकी मदद करते हैं, किसी को कुछ चाहिए हो तो भी जाके मदद करते हैं। ठीक है, तो सोशल बाउंडिंग इनकी बहुत अच्छी हो जाती है, शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, इनके पास एक्स्ट्रा है, तो बहुत लोगों में ये होता है कि अपनी चीज़ दूसरों को दे देते हैं, तो ऐसे सामाजिक सहायता भी स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे रिलेशन बिल्डअप हो जाते हैं, पीयर ग्रुप से बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। तीसरा जो है स्कूल कौशल, स्कूल स्किल्स, इसमें एकेडमिक्स और आर्ट्स, इसमें जो इनकी लिटरेसी स्किल्स है
वो अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी हो जाती है, ड्राइंग, पेंटिंग या जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है खेल, प्ले स्किल्स, टीम वर्क की भावना इसमें उत्पन्न होती है, सहयोग की भावना, तो ये स्किल्स भी इसके थ्रू डेवलप होती हैं। भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जैसे इमोशनल कंट्रोल होने लगता है, जैसे अप्रिय भावनाएं, अनप्लीजेंट इमोशनल आर सोशली अनएक्सेप्टेबल। तो इसमें क्या होता है, जो अनप्लीजेंट इमोशन है वो आ ये जो अप्रिय भावनाएं हैं या अनप्लीजेंट इमोशन है, ये होता है जो भावनाएं व्यक्ति को अच्छी ना लगे, असहज महसूस कराएं या दुखी महसूस कराएं। ठीक है, जैसे दुख हो गया, गुस्सा हो गया, जलन हो गई, ऐसी चीज़ें। तो इनमें मतलब होता है अनप्लीजेंट इमोशन आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे जो है बाहरी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण सीखते हैं। इसमें जो बाहरी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, जेलसी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इन चीज़ों पर क्या करते हैं, इमोशन मतलब कंट्रोल करना सीखते हैं। ये जो एडोलेसेंस की स्टेज है, इसको बहुत ही तूफ़ानी अवस्था कहा गया, उत्पाती अवस्था कहा गया है, क्योंकि इसमें जो इमोशन होते हैं वो या तो कंट्रोल करना बच्चा सीख लेता है या तो फिर नहीं होते हैं कंट्रोल। इसमें जो इसकी भावनात्मक रीजन है वो है रिलीजिंग सपोर्ट। इसमें इमोशन थ्रो प्लेइंग, जो इमोशन है वो प्ले के द्वारा खेलना मतलब डेवलप होता है, क्राइंग, हंसना, लाफिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये गैंग एज बोलते हैं इसको, गिरोह की अवस्था, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा समूह में रहना पसंद करते हैं। जो समाज के नियम है, समाज के मानदंड है, समाज के स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, उनका पालन करना इसमें अनिवार्य समझते हैं बच्चे, तो सामाजिक व्यवहार का पालन करते हैं। इसमें पिवर्टी एंड इश्यूज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा बच्चों में होते हैं, व्यक्तियों में। जैसे अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ की करें तो फिज़िकल चेंजेस काफ़ी होते हैं। ठीक है, इसमें जो बॉयज़ हैं उनमें दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं। दूसरी चीज़ें, लड़कियां हैं तो उनके पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, और भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो जो हार्मोनल चेंज है वो काफ़ी होते हैं, शारीरिक परिवर्तन जो है, जिसमें रैपिड ग्रोथ होता है। जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्ट होता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। गर्ल्स का 13 साल और बॉयज़ का 14 या 15 साल में होते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की भावना आती है, क्योंकि इसमें बच्चे सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या बनना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारी थॉट उनके मन में आने लगती है। जैसे मैंने पहले बोला था, तनाव की अवस्था, इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। निगेटिव फेज़ भी कहा गया है, क्योंकि ये फेज़ ऐसा है या तो फिर लाइफ बच्चे की लाइफ बना देता है या फिर बिगाड़ देता है। अगर ये होता है, जैसे मैंने बोला कि गैंग एज है, अब इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर अच्छे दोस्तों का सपोर्ट मिल जाता है तो बच्चा आगे अच्छा करके आगे निकल जाता है। अच्छे दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो काफ़ी निगेटिव उसमें चले जाते हैं, तो काफ़ी निगेटिव चरण भी बोला गया है। कन्फ्यूजन अबाउट बॉडी इमेज, मतलब खुद की इमेज के लिए कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह फेस पे आ जाता है, तो बच्चों को ये होता है कि मुझे अच्छा दिखना है। अब वो उसमें मतलब, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की अवस्था कही जाती है। साथियों का प्रभाव, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। दोस्त कह दें कि ये करना है तो वो करना है, भले ही वो गलत हो, इसीलिए इसको निगेटिव फेज़ भी बोला गया है। तो इसमें नकारात्मक अवस्था बहुत ज़्यादा बच्चों में आ जाती है। जीन प्याजे के अनुसार अगर हम देखें इस अवस्था को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसमें आती है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग जो है
उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जैसे तर्क संगत सोच, इसमें क्या होता है, इसमें कंक्रीट वस्तुओं और घटनाओं पर तर्क कर सकता है बच्चा, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसके अनुसार। तो इसमें बच्चे लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन की समझ आ जाती है इनमें, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, सीरिएशन कोई चीज़ ऑर्डर में लगा लेते हैं। कॉज और इफ़ेक्ट की समझ आ जाती है। कॉज और इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या होगा, उसके बारे में समझ पाते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, संरक्षण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन जो है वो है किसी वस्तु की वजन, मात्रा, संख्या या आयतन तब भी समान रहता है जब उसका आकार या रूप या अवस्था बदल दी जाए, बशर्ते उसमें कुछ घटाया ना जाए। जैसे आपने पढ़ा है इससे पहले की स्टेज में, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे के सामने अगर 2 ग्लास है, एक लंबा ग्लास है एक चौड़ा है, जिसमें लंबा ग्लास है उसमें पानी की मात्रा कम है और चौड़ा ग्लास है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बच्चा फिर भी क्या करता है, वो लंबे ग्लास को लेता है, उसको लगता है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें संरक्षण की अवधारणा आ जाती है, बच्चे को समझ में आ जाती है कि कुछ भी हो, मात्रा कितनी भी चेंज हो जाए, वजन और मात्रा संख्या कितनी भी चेंज हो जाए, अगर उसमें कुछ घटाया ना जाए तो उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो समान होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। इसमें बच्चे का जो फोकस होता है मूर्त अनुभव होता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है, मतलब इनके सामने जो चीज़ होती है उस पे ज़्यादा फोकस होता है, उस चीज़ की ज़्यादा समझ होती है, कंक्रीट थिंकिंग होती है इसमें बच्चे की, जो चीज़ सामने है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ विजिबल, मतलब इनको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है जो इनके सामने होती है, जो कुछ दिखता है उसके बारे में ये सोच रखते हैं। दूसरी जो स्टेज है औपचारिक प्रचालन या औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसमें अमूर्त सोच है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, ऐसी जैसे आपने कंक्रीट ऑपरेशनल में पढ़ा है, कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है कि थिंकिंग जो होती है वो कंक्रीट होती है, जो चीज़ सामने होती है सिर्फ उसके बारे में थिंकिंग करता है। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। ऐसी सोच जो मतलब कोई उसके सामने जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में, जैसे ऐसी सोच जो ठोस वस्तुओं पर नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं, मतलब जो उनके विचार होते हैं, भावना होते हैं, या प्रतीक या चिन्ह, सिंबल के आधार पर। फॉर एग्जांपल जैसे लाल किला की बात करें तो उनके मन में आ जाता है कि रेड होगा, दिल्ली में है, किसने बनवाया, तो बहुत सारी सोच उसके बारे में, जो वस्तु उनके सामने नहीं है उसके बारे में सोच करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है नेक्स्ट हाइपोथेटिकल रीजनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति वास्तविक स्थिति के अलावा संभावित परिस्थितियों पर विचार करता है, जैसे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में सोच। अगर हमने ये दवा ली तो हो सकता है कि ये बीमारी ठीक हो जाए, डॉक्टर को तो दिखाया तो हो सकता है कि उसका इलाज हो जाए। ऐसी हाइपोथेटिकल रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। निष्कर्ष का मूल्यांकन, इवेल्युएट, जो भी कंक्लूजन होता है उसका मूल्यांकन करना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें होता है थिंकिंग अबाउट द अनसीन, जो चीज़ नहीं दिखती है उसके बारे में भी सोच स्टार्ट हो जाती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें मेटाकॉग्निशन स्टार्ट हो जाता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि सोचने के बारे में भी सोचना कि हम किस तरीके से सोचते हैं। नॉलेज अबाउट नॉलेज, ज्ञान के बारे में, ज्ञान की हम ज्ञान को कैसे ग्रहण करते हैं, ज्ञान क्या है, ऐसी चीज़ें। तो इसमें जो होता है इसमें बच्चे का प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस पे एक्टिव कंट्रोल होता है, मतलब कोई भी चीज़ फ्यूचर प्लानिंग हो या किसी चीज़ की प्लानिंग इसमें जो एडोलेसेंस की अवस्था इसमें स्टार्ट हो जाती है। निगरानी करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर कहीं पे मार्क्स कम आ रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है। उसके अलावा मूल्यांकन करना, जो भी रिज़ल्ट आता है उसका मूल्यांकन करना स्टार्ट हो जाता है कि ये रिज़ल्ट ऐसा क्यों आए हैं। जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी की तो उसकी प्लानिंग सबसे पहले ये किया कि KBS की प्लानिंग की कि KBS को
मतलब चाहे वो टायर फर्स्ट हो चाहे टायर सेकंड हो, उसको पास करना है, ठीक है। तो इसमें एक्टिव कंट्रोल होता है, पहले प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद पढ़ते गए, क्लासेस कहाँ से लेनी है, कितना समझ में आ रहा है, सिलेबस कितना कवर हो रहा है, दिस इज़ मॉनिटरिंग। फिर उसके बाद आता है मतलब जब रिजल्ट आ गया, अब उसमें पास हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पास हुए या किसी वजह से कुछ हुआ तो उसमें आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे कि कहाँ पे कमी रह गई थी, कहाँ पे मतलब कुछ छूट गया था या फिर क्या कैसे क्या हुआ, तो वो होगा मूल्यांकन करना, मतलब असेसिंग आउटकम, जो आउटकम या रिजल्ट होता है उसका मूल्यांकन करना। अब इसमें जो होता है डिफरेंस क्या होता है कॉग्निशन और मेटा कॉग्निशन में, तो अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने, समझने, सोचने, याद रखने, समस्या को हल करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो कॉग्निशन कहलाता है, ठीक है। मेटा कॉग्निशन क्या होता है, जो मतलब हमारी सोच होती है, क्षमता होती है, उसकी कितनी जानकारी है, कार्य करने में कितनी कठिनाई आई, उसमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, ठीक है, कैसे उपयोग करना चाहिए। जैसे सोचना शामिल है कॉग्निशन में, तो हम कैसे सोचते हैं, सोचने की प्रक्रिया क्या होगी, ये शामिल है मेटा कॉग्निशन में। जैसे थिंकिंग करना शामिल है कॉग्निशन में, थिंकिंग की क्षमता शामिल है कॉग्निशन में, तो हम किस तरीके से अपनी थिंकिंग को और ब्रॉडर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ये प्रक्रिया जो है वो शामिल है संज्ञान मेटा कॉग्निशन में। परासंज्ञान, इसको संज्ञान नहीं बोलते हैं, परासंज्ञान बोलते हैं, अधिसंज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेटा कॉग्निशन की जो आपकी मतलब कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि मेटा कॉग्निशन क्या है, यानी कि नॉलेज अबाउट नॉलेज, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्रिएटिविटी की, तो इसमें एडोलेसेंस की अवस्था में क्रिएटिविटी आ जाती है। लेटर चाइल्डहुड जो स्टेज है वो क्रिएटिव एज कहलाती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, कन्फर्मिस्ट और प्रोड्यूसर। एक तो होता है कन्फर्मिस्ट, का मतलब होता है जो पहले से बनी मान्यताएं हैं, विचार हैं या विश्वास हैं, उनको सही मानते हैं इसमें बच्चे, और उनको कन्फर्म करने की प्रवृत्ति रखने वाले जो मतलब होते हैं वो कन्फर्मिस्ट कहलाते हैं। इसमें नए चीज़ या नई चीज़ जो होती है उसमें विरोध करते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टीरियोटाइप का बिहेवियर चला आ रहा है कि लड़कियां जो हैं वो घर का खाना बनाएंगी, घर में काम करेंगी, खाना बनाएंगी, बाहर जॉब नहीं करेंगी, बहुत सारे लोगों की ये थॉट होती है। तो जो कन्फर्मिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, उनको लगता है कि जो लेडीज़ हैं उनको घर में रहना चाहिए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक होती हैं तो उनको घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसी टाइप की थिंकिंग जो हमेशा से चली आ रही है, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर जो है, निर्माता, रचनाकार, वो जो सोच होती है, जो सब्जेक्ट होता है वही चेंज कर देता है कि नहीं, जो लेडीज़ हैं वो बाहर निकल सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो जो मतलब ज्ञान का निर्माण या फिर निर्माता हम बोल दें या रचनाकार बोलें, मतलब जो कन्फर्मिस्ट होते हैं उनके अपोजिट होते हैं, वो जो नई चीज़ें चली आ रही हैं उसको नहीं मानते हैं, वो अपने दिमाग मतलब अपनी थिंकिंग यूज़ करते हैं, अपनी कैपेसिटी यूज़ करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसमें नीड इनकरेजमेंट इन एकेडमिक, मतलब इसमें एकेडमिक में इनकरेजमेंट की नीड होती है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी की नीड होती है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जो कैरिकुलम होता है वो दो चीज़ों पर आधारित होता है, कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी क्या हो रहा है कि कैरिकुलर एक्टिविटी कराई जा रही है। अब कैरिकुलर में क्या होगा, बच्चे की जो थ्योरेटिकल थिंकिंग है वो तो डेवलप होगी, बट जो लर्निंग बाय डूइंग है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। क्यों मिस हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटी होती है, उसमें बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। अब वो सोचने समझने की क्षमता जो है वो विकसित नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो इसलिए इसमें ज़्यादा इंकरेजमेंट की ज़रूरत है कि एकेडमिक प्लस मतलब कैरिकुलर वाली चीज़ें तो हों, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी भी करवाई जाए। और जब ये चीज़ें होती हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, इसमें व्यक्ति की जो स्टूडेंट होता है या एडोलेसेंस की स्टेज होती है, इसमें उनमें इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है, उनमें कौशल का विकास होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो इसमें जो उनकी ओरिजिनलिटी होती है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, ये नहीं कि हमें उनको किसकी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट है
नैतिकता और मूल्य, इथिक्स और वैल्यू। तो इसमें इथिक्स डेवलप होने लगते हैं, वैल्यूज़ डेवलप होने लगते हैं। बेसिक जो होता है इसमें सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल, जो स्वयं चुने गए नैतिक सिद्धांत होते हैं। इसकी कोर वैल्यूज़ जो होती है जस्टिस, डिग्निटी और इक्वालिटी। तो जस्टिस जो होती है, यानी जस्टिस का मतलब सही और गलत के बीच संतुलन, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे फेयरनेस, किसी चीज़ के प्रति निष्पक्षता, समानता, अधिकार की रक्षा और लॉ और ऑर्डर, जो उनके रूल्स होते हैं उनकी पालना करना, या समाज के जो रूल होते हैं उनका पालन करना जस्टिस कहलाता है। कि सबके साथ फेयर रहो, ठीक है, सबको समान अवसर दो, सबको अधिकार दिलाओ, और लॉ और जो ऑर्डर हैं वो मानो, ठीक है। दूसरा जो है डिग्निटी, हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है। उनकी जो सम्मान है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इक्वालिटी, समानता, बिना भेदभाव के समान अधिकार और अवसर दिलाना। तो इसमें कोर वैल्यूज़ आ जाते हैं एडोलेसेंस एज में। इसमें जस्टिस की भावना, डिग्निटी और इक्वालिटी आ जाती है। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, अगर ये चीज़ें फॉलो की जाएं तो चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, वो सोशल वैल्यू और नॉर्म्स को ज़्यादा, मतलब समाज की जो भलाई है उन्हें सीख सकते हैं। इसमें सामाजिक वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी और फ्रेंड, अगर ये साथ होते हैं बच्चे के, फैमिली, तो अच्छा वातावरण मिलता है, सीखने का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अच्छा होता है, इनकी सोशल रिलेशनशिप अच्छी होती है, स्कूल में जाते हैं तो वो सीखते हैं, कम्युनिटी जो होती है अगर वो सहयोग करती है तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी रिलेशनशिप आती है, ठीक है। जो रिलेशनशिप होती है वो गुणवत्तापूर्ण होती है, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। और जब अच्छी एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है तो क्या होता है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है। जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसमें जो बिलोंगिंग है वो क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट, अपनापन और सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अपनापन और सहयोग किससे मिलता है, फैमिली, स्कूल्स, फ्रेंड्स और कम्युनिटी से जब मिलता है तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे जनरेशन ऑफ गुड आइडियाज, उन दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और मोरल सपोर्ट अच्छा होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, पेरेंट्स विथ स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज फोस्टर दिस क्वालिटी इन चिल्ड्रन। पेरेंट को बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करनी पड़ती है ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, ताकि बच्चे में क्वालिटी रिलेशनशिप आए, सहयोग और अपनापन की भावनाएं, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट जो है, इसमें आइडेंटिटी शेप सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब हम कौन हैं, ठीक है, हम क्या हैं। अब इसमें कंपोनेंट क्या होता है, हमारे कस्टम क्या होते हैं। इस टाइम पे ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कस्टम क्या होता है, रीति रिवाज क्या होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, खान पान, हम कैसा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन, भाषा हमारी क्या है, रिलीजन हमारा क्या है, मतलब ये टोटल इसमें अलग अलग चीज़ें, जैसा कस्टम, जैसा खान पान, जैसी भाषा, जैसा धर्म, वैसे ही अपब्रिंगिंग होती है, वैसी ही अवस्था स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर तो वेस्टर्न वो होता है, वैसा अगर कल्चर मिल जाए तो वैसी अपब्रिंगिंग होती है, और इंडियन कल्चर होता है तो वैसी अपब्रिंगिंग होती है। दोनों का वो डिफरेंट होता है। जैसे आपने एक चीज़ देखी है, एक द जंगल बुक मूवी देखी होगी, उसमें वो एक बच्चे को भेड़िया उठा ले जाता, तो उसको वहाँ का कल्चर, वहाँ की एटमॉस्फेयर मिलती है। अब क्या करते हैं, वो वैसे ही छलांग लगाना, वैसे ही कल्चर, वैसे ही चीज़ें सीखता है, भेड़ियों जैसी आवाज़ें निकालना। तो टोटल डिफरेंट होता है, एक मनुष्य का बच्चा है और एक बंदर का बच्चा है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, ह्यूमन बेबी जो है वो क्या करेगा, जो कोई भी सामान उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, मांग के ले लेगा। लेकिन जो बंदर का बच्चा है वो क्या करेगा, झपट्टा मारेगा, क्योंकि उसने हमेशा से वही सीखा है। तो जो अपब्रिंगिंग होती है वो हमारी निर्भर होती है हमारे रीति रिवाज, फूड, लैंग्वेज और रिलीजन पर। तो एडोलेसेंस स्टेज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है।
अब इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट शेप मोरल स्टैंडर्ड एंड इथिक्स, नैतिक मानक और नैतिकता। इसमें क्या होता है, आपको पॉलिसीज़ मिलें, आपको लाभ मिले तो आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो रोल गवर्नमेंट ब्रिंग सोशल चेंज, मतलब सामाजिक पर परिवर्तन क्या है। मैकेनिज़्म जो हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं, इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसकी अगर हम बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते तो काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अब उनको स्कूल कैसे भेजें, उनकी ड्रेस, उनकी चीज़ें कैसे अफोर्ड करें। तो अगर उनको उनके राइट्स मिल जाते हैं तो उनके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो जब बच्चों के लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, सोसाइटी में ये चीज़ें होंगी ना कि उनको उनका अधिकार मिलेगा, तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना। जैसे जॉब के लिए आप पढ़ते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और लास्ट में क्या होता है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जिनके पास अप्रोच होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। तो ये नेगेटिव प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं, पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर राइट्स मिलने लगे, जो पॉलिसीज़ हैं उनका फ़ायदा मिलने लगे, तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निखर के आएगी। जो नेगेटिव थॉट है बच्चे की वो दूर चली जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का भी बच्चे पर। जैसे बहुत मोस्ट ऑफ द फैमिली क्या करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी, तो इस वजह से वो क्या करती हैं, नहीं पढ़ाना चाहती हैं। वो कोई सोचती हैं कि कोई स्किल्स सिखा दे। अभी भी लगता है कि बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, बस ग्रेजुएशन करवा लेते हैं, मास्टर करवा लेते हैं, उसके बाद वो बच्चे कोई ना कोई अदर स्किल्स सीख के और खुद का बिजनेस या किसी और चीज़ में लग जाते हैं, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा नहीं जाते। अभी आप गांव में जाके देखेंगे तो ऐसी चीज़ें हैं। अब ऐसी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, तो इसका एडोलेसेंस अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। आई होप अर्ली एडोलेसेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्रिटिकल ट्रांजिशन है, 9 to 18 ईयर्स इज़ द ब्रेज एडल्ट। इसमें शिफ्ट होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। रिक्वायरमेंट क्या है, सपोर्ट की ज़रूरत है, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डोमेन्स की ज़रूरत है। अभी हमने देखा कि इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्टेजेस हैं वो किस तरीके से डेवलप होती हैं, मतलब कैसे कैसे। तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम। ये जो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच का ब्रिज है, पुल है, ठीक है। अब इसको संक्रमण काल अवस्था बोलते हैं। इसमें जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सोशल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो आयु सीमा और वर्गीकरण है, एज लिमिट और क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले प्रारंभिक किशोरावस्था, अर्ली एडोलेसेंस है, जो 9 से 13 साल, ठीक है। फिर उसके यहाँ से पिवर्टी विगिन्स हो जाती है बच्चे की। फिर है मध्य किशोरावस्था, जिसको मिडिल एडोलेसेंस बोलते हैं, 14 से 16 वर्ष। और फिर है उत्तर किशोरावस्था, जिसको लेट एडोलेसेंस बोलते हैं। सामान्यतः 9 से 18 वर्ष की अवधि इसमें जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था पिवर्टी में। इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, ऑनसेट मैचुरेशन होता है, ठीक है। ये लड़कियों में होता है। अगर हम लड़कों की बात करें तो आवाज़ में मतलब भारीपन आ जाता है, दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं। और कॉमन चेंज देखें तो उनकी रैपिड जो हाइट है, वेट है, वो रैपिड गेन होता है, बहुत तेज़ी से गेन होता है। एक्ने मुहासे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होती है, बॉडी अवेयरनेस आ जाती है। ये सारी चीज़ें इनमें डेवलप होती हैं। फिर है संज्ञानात्मक विकास जो है, इसमें मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया था, जीन प्याजे की अवस्था, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, तर्क शक्ति डेवलप हो जाती है, कारण और परिणाम समझने लगते हैं, करियर और जीवन के लक्ष्य को लेकर काफ़ी टेंशन होती है।
इमोशनल डेवलपमेंट जो है, इसमें इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, मतलब अस्थिरता होती है, इमोशनल कंट्रोल कम होता है, ठीक है। आत्मसम्मान में उतार चढ़ाव, अगर लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है तो अच्छा फील करते हैं, नहीं मिलती है तो क्या होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा होती है, अगर इनको बोला जाए कि घर से बाहर नहीं निकलना है तो उनको लगेगा उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, या उनको कहीं जाने से रोका जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं। तो मतलब लोग क्या कहेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो होता है कि कोई ऐसा काम हो जाए, उनसे गलत हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, उनकी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं अगर हम बोले तो। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट जो है, इसमें सेल्फ हेल्प ज़्यादा वो होता है, मतलब और पेरेंट्स से ज़्यादा डिस्टेंस होता है, पीयर ग्रुप से ज़्यादा नियर, मतलब पीयर ग्रुप के पास ज़्यादा होते हैं, वो उनसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। पेरेंट्स जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। मित्रों के साथ अधिक समय बिताते हैं। और अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर, जो मतलब गर्ल्स है तो बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ है तो गर्ल्स की तरफ, मतलब अपोजिट अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसमें सामाजिक पहचान की तलाश में रहते हैं, जैसे घर में शादी हुई तो उसमें काम करेंगे कि उनको लोग अच्छा बोले, ठीक है, वो अपने ये बोले कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे, ऐसी चीज़ें। समूह में स्वीकार्यता, अगर समूह में एक्सेप्टेंस होता है, अगर कोई काम करते हैं लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, और नहीं तो अलगाव की भावना फील होती है। पहचान और नैतिकता, आइडेंटिटी एंड मोरालिटी, मैं कौन हूँ, मतलब खुद की सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है इसमें। आत्मछवि, जैसे एरिक्सन की थ्योरी में पढ़ा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। अगर पहचान बन जाती है तो खुशी होती है, नहीं बनती है तो कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें सही गलत का तर्क, मतलब कम होता है, बहुत बार हो जाता है। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर के ऊपर है कि पालन पोषण के ऊपर है कि किस तरीके से, मतलब इसका जो सही गलत का तर्क है वो किस तरीके से होता है। नियमों पर प्रश्न उठाना, समाज के नियम जो होते हैं क्यों हैं, जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों को ये बोला जाए कि 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना, तो उन चीज़ों को लेके काफ़ी दिक्कत होती है कि क्यों है, लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों है, लड़कियां ही खाना क्यों बनाती हैं, लड़कियां ही घर में, लड़कियों के ऊपर ही क्यों पाबंदी होती है, ऐसी चीज़ें। लड़कों को भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ आइडियल्स, किसी एक को देखा जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जॉब अच्छी कर रहा है, मतलब रोल्स मॉडल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं, मेजर प्रॉब्लम है, इसमें इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मतलब मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, गुस्सा, जलन, बहुत सारी चीज़ें, खुशी, मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तुरंत गुस्सा, तुरंत अच्छी चीज़ें, तुरंत खुश हो जाएंगे, तो इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। पढ़ाई का दबाव ज़्यादा होता है, एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा होता है इनमें, बच्चों फेलियर को लेके कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा। साथियों का दबाव ज़्यादा होता है, पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है, उनसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं, वो जो कर रहे हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स ने अच्छी चीज़ें दिला दी तो उनको भी चाहिए होगी, उनको क्यों नहीं मिली, तो ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे थिंकिंग ज़्यादा होती है। आत्मविश्वास की कमी होती है, बॉडी इमेज के लिए ज़्यादा चिंता होती है, व्यवहार से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभिभावक और शिक्षक की भूमिका क्या है इसमें, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, तो इसमें सहानुभूति और एम्पैथी होती है, जज करने के बजाय अगर हम सहानुभूति करेंगे, जैसे उन्होंने कोई काम किया तो हम जज नहीं करना चाहिए, उन पे सहानुभूति दिखानी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, ये नहीं कि अपना फैसला सुना देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो जजमेंटल होते हैं, आपने ये किया तो कैसे किया, आपने गलत कर दिया, तो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उस सिचुएशन में उन्होंने ऐसा क्यों किया, गाइडेंस देनी चाहिए, आदेश नहीं, सहयोग करना चाहिए, ठीक है। संतुलन मतलब होना चाहिए, अनुशासन प्लस प्रेम, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, डिसिप्लिन प्लस लव, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और जब दोनों चीज़ें होती हैं तो जो ये स्टेज होती है ये काफ़ी अच्छी होती है। फिर अब इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, 9 से 18 वर्ष का किस तरीके से बाइफर्गेशन किया गया है वो देखा गया था, हमने देखा था। जीवन का सब
सबसे संवेदनशील चरण माना जाता है ये। इसका जो गोल होता है संतुलित बैलेंस होता है। इसमें नीड क्या होती है, तो समझ चाहिए, समर्थन चाहिए और सही दिशा चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। तो अगर समझ अच्छी होगी, सपोर्ट अच्छा होगा, तो क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन चुनेंगे। तो आई होप आप सभी का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं, तो मैं दोबारा से कोशिश करूँगी कि क्लियर कर दूँ। नहीं है तो अच्छी बात है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो बनता है ना मेरे लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।